पार्टी के जो नेता हैं केजरीवाल जी, उन्होंने केजरीवाल ने कहा कि हम बहुत ईमानदार और कट्टर ईमानदार नेता हैं, लेकिन केजरीवाल के ऊपर आरोप केजरीवाल के कई मंत्रियों के ऊपर और उन्हें खुद जेल जाना पड़ा। उन्होंने कहा था कि लोकसभा में कि यदि आपको लगता है कि हम ईमानदार हैं तो आप आम आदमी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो, हम बाहर निकल के आएंगे। लेकिन वहाँ पे लोकसभा में बीजेपी के कैंडिडेट जीते। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ही जैसे बीजेपी कॉन्फिडेंस में है कि अभी लोकसभा में हम जीत के गए हैं, तो उसी साइड से वो बीजेपी कह रही है कि हम दोबारा ऐसे ही जीत के जाएंगे? देखिए, उनका कॉन्फिडेंस है, वो तो हमेशा ऊपर रहता है। पिछली बार के जो 2020 के चुनाव हुए थे उसमें भी मनोज तिवारी साहब बोल रहे थे हम 48 से 50 सीटें जीत के सरकार बनाने जा रहे हैं। लास्ट एंड फाइनल उनके हाथ में आया गया 8 सीटें। तो अभी भी वो दावा कर सकते हैं। रही बात कट्टर ईमानदार और क्या उसकी, तो वो तो सब कुछ मामला कोर्ट में, अब कोर्ट जो भी फैसला देगा सबको मंजूर होगा, जैसे पहले सबने करा। बाकी रही बात उनकी पॉलिसीज की, तो सबको पता है कि उन्होंने किस तरह की पॉलिसी दी। गली गली में ठेके खोल दिए थे, 843 ठेके जो है खोल दिए गए थे। हमारे वहाँ पे आराम से जो है एक चीज़ ही होती है मार्केटिंग। कोई भी चीज़ की मार्केटिंग अगर आप करोगे, उसकी अवेलेबिलिटी कर दोगे, तो लोगों को अट्रैक्शन होगा, उसे वो खरीदेंगे। अगर उनकी जरूरत है तो भी और नहीं जरूरत है तो भी। लोग सजा के चीज़ अपनी बैठते हैं तो लोग चलते थे, अरे यार ये चीज़ अच्छी है यार, ले लेते हैं, चलो काम की हो या ना हो। तो वही काम ठेकों में हुआ था। गली मोहल्ले में ठेके खुल गए, तो जो नई जनरेशन है वो भी जाके अरे यार यहीं तो मिल रही है, पड़ोस में कोई देख नहीं पा रहा है, चलो ले लेते हैं। तो ये चीज़ को उन्होंने बढ़ावा दिया। जाहिर सी बात है उनके साथ गलत हुआ, तो गलत उन्होंने करा तो गलत होगा ही होगा। केजरीवाल जी ने अभी एक किसी में इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि अब जो इलेक्शन होगा वो केजरीवाल जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। केजरीवाल लड़ रहे हैं तो जो सीएम भी बनेगा वो केजरीवाल ही बनेंगे। तो क्या लग रहा है कि आतिशी को किससे पे ये टेम्परेरी सीएम बनाया गया था, और टेम्परेरी सीएम बनाया गया तो क्यों बनाया गया, क्या कारण? वो तो सबने देखा है, आतिशी जी ने खुद कबूल करा है बनाया क्या गया था, ये तो हम ही सब जानते हैं। सीट खाली रख के वो 7 वाली सीट पे बैठी थी। आपने सबने देखा ही है ना। जो मेन मुख्यमंत्री की सीट थी, उस सीट को उन्होंने खाली रख के 7 वाली सीट पे बैठ गई थी। उन्होंने तो खुद ही कह दिया था मैं डमी मुख्यमंत्री हूँ, मैं उनकी खाली रखूंगी उनके लिए सीट। तो जाहिर सी बात है वो तो टाइम पीरियड के हिसाब से, क्योंकि कोर्ट ने जो इनको रिलीज करा था वो इन शर्तों पे रिलीज करा था, आप विधायिका की बैठक नहीं बुलाओगे, आप सचिवालय नहीं जाओगे, आप किसी फाइल पे साइन नहीं करोगे, तो सारे उनके अधिकार ही छीन लिए। तो वो करते क्या फिर मुख्यमंत्री रह के? और पहले भी इन्होंने अपने पास कोई अपने पास विभाग रख ही नहीं रखा था। जो मुख्यमंत्री के तौर पे फैसले लेने वाले होते थे वो उनको फैसले पे रिकमेंडेशन देते थे, साइन करते थे। लेकिन वो साइनिंग अथॉरिटी भी कोर्ट ने इनसे छीन रखी थी। तो रहते क्या करते फिर ये बन के मुख्यमंत्री? लेकिन इन्होंने जब ये एमसीडी में आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम कूड़े के जो ये पहाड़ हैं इनको हम हटा देंगे, यहाँ पे नालियाँ जो हैं बढ़िया साफ हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन जब ये एमसीडी जीत गए, इन्होंने यहाँ पे विधायकी भी अच्छी जीती, लेकिन उसके बाद वो पहाड़ नहीं हटा, वो हटेगा भी नहीं। हवाई बातें जो करने में, तो मैं साफ साफ कहता हूँ जी, मोदी जी और केजरीवाल जी का कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं है, दोनों का कोई जवाब नहीं है। आप ये बात इस हिसाब से लगाइए कि इन्होंने जो नाली साफ करनी है, एमसीडी हमें दे दो, हम साफ कर देंगे, एमसीडी हमें दे दो। पीलागढ़ी से मुंडका वाली जो रोड है वो रोड भी खराब थी और वहाँ पे नालियाँ भी जाम थी, पानी वहाँ पे भरा रहा। अभी भी है, अभी भी सैकड़ों जगह है। आप ये शांतिवन जो है हमारा, शांतिवन की रेड लाइट पे जाके देखिए, रोज वहाँ पे पानी निकलता है, पाइपलाइन टूटी पड़ी है, काफी बड़े हिस्से में वहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी है, रोज वहाँ पे गंदगी फैल जाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। कांग्रेस यही कह रही है कि जो डेवलपमेंट कांग्रेस ने करवाया था इस यहाँ के लिए, दिल्ली के लिए, उतना किसी ने नहीं करवाया। ये बात मैं 100% सहमत हूँ जी, 100% सहमत हूँ इस बात से। फ्लाईओवर का आप देखिए जाल कितना जो है वो शीला दीक्षित जी की सरकार में बना। पानी की जो बात हुई, पानी घर घर पहुंचा, वो शीला दीक्षित जी के टाइम पे पहुंचा। आज जो हम 24 घंटे बिजली का आनंद ले रहे हैं, ये शीला दीक्षित जी की पहल थी। बहुत उनकी आलोचना हुई थी जब उन्होंने बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटाइजेशन करा था, BSES को दिया था और रिलायंस को दिया था बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके बारे में बहुत आलोचनाएं हुई थी, लोगों के घरों पे छापे पड़े थे, लोग बिजली चोरी करते थे। यूनिट 100 खर्च कर रहे हैं, 10 यूनिट के पैसे देते थे, तो लोगों ने उनसे आलोचना भी दिखाई थी। लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने देखा कि हमें 24 घंटे बिजली मिल रही है, बढ़िया बिजली मिल रही है, वोल्टेज पूरी आ रही है। उससे पहले जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं था, वोल्टेज कैसी आती थी? 150, 55, 60, तमाम ऐसे ही जो हमारे अब जो वो देते थे इक्विपमेंट, वो फूक जाते थे, क्योंकि चलता ही नहीं था। कूलर के पंप नहीं चलते थे, क्योंकि जब वो 220 वोल्ट चाहिए आती होती 140 वोल्ट। तो ये सब काम शीला दीक्षित जी ने तो करे थे, जो बात सच्ची है सच्ची है। लेकिन ऐसा हो जाता है राजनीति में, कभी कभार कोई लहर आ जाती है, एकदम से वो लहर उठी, अन्ना हजारे जो है हमारे वो आंदोलन पे बैठे और एकदम से वो घोटाले की बात उठी, आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, उन्होंने आके सत्ता संभाल ली। कोई बात नहीं, होता रहता है तो अप डाउन। इस समय आपके हिसाब से देश का सबसे अच्छा लीडर कौन है? देखिए जी, मैं कांग्रेस में जितने भी लीडर हैं मैं उनको सबसे बढ़िया मानता हूँ। अच्छा, कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी को मैं मानता हूँ, प्रियंका जी को भी मानता हूँ, दोनों को मानता हूँ, शशि थरूर जी को भी मानता हूँ, खड़गे साहब को भी मानता हूँ। कांग्रेस ही थी जिसने देश को तरक्की पे पहुंचाया, कांग्रेस ही है जो देश को तरक्की पे पहुंचाएगी। मोदी जी का सबसे अच्छा काम कौन सा आपको अच्छा लगता है? मोदी जी का सबसे अच्छा काम है, उन्होंने लोगों के दिमाग में शौचालय ठूस दिया।
आज खुद मोदी जी इस बात पे अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि कांग्रेस के राज में शौचालय नहीं थे, बने मैंने शौचालय बनवा दिए, और भक्त झूमे झूमे घूम रहे हैं, शौचालय बन गए, शौचालय बन गए, शौचालय बन गए। उसके बाद ना भक्तों को इस बात से कोई फर्क पड़ता कि 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, 81 करोड़ लोगों को जीने के लिए 5-5 किलो राशन की जो है रहम पे रहना पड़ रहा है, वो इस सब बातों को भूल गए, वो शौचालय में खुश है। तो मोदी जी ने उस चीज को स्थापित कर दिया, भक्तों की बुद्धि हर ली। मोदी जी का सबसे अच्छा काम। प्रियंका गांधी को कल प्रियंका गांधी लोकसभा में गई थी तो फिलिस्तीन का बैग टांग के गई थी, तो वो जो बैग टांगे गई हैं, वो जो बीजेपी कह रही थी, आरोप लगा रही थी कि इनको मुस्लिम प्यार ज़्यादा है, और तो वो अब क्या है कि जो अभी तक सत्ता से लड़ रही थी वो अपने सहयोगी पार्टियों, जो उनका वोट बैंक था मुस्लिम वोट बैंक, जो समाजवादी ने छीन लिया या तृणमूल कांग्रेस ने छीन लिया या आम आदमी पार्टी ने छीन लिया, जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक छीन लिया, उसको कांग्रेस अब मजबूत करने की पोजीशन में है। इसलिए फिलिस्तीन का कुछ लोग बीजेपी सपोर्टर ये कह रहे हैं, आप कैसे देखें? देखिए, बीजेपी सपोर्टर से जितने भी हैं उनकी अकल घुटनों में होती है। आपने प्रियंका गांधी के ऊपर आलोचना शुरू कर दी क्योंकि उन्होंने एक बैग टांग रखा है जिस पे लिखा हुआ है फिलिस्तीन। आपने उनकी सारे धर धर के आलोचना शुरू कर दी। आपने मोदी जी के मुंह पे माइक क्यों नहीं लगाया? आपने मोदी जी की आलोचना क्यों नहीं करी जब मोदी जी $200 मिलियन की मदद फिलिस्तीन को भेज रहे हैं? क्यों? अगर फिलिस्तीन का सपोर्ट करना गलत है, प्रियंका गांधी उनका नाम लेके बैग पहन रही है और वो गलत है, तो मोदी जी का $200 मिलियन की मदद भेजना भी तो गलत है, और बाकायदा सबूत है। ये रे दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी तो $25 मिलियन की किस्त जो है वो तो जा चुकी है, आपको भी मालूम है इस चीज़ का। $25 मिलियन तो भेज चुके हैं। हाँ जी, नहीं किस बात की मजबूरी? अगर आप उनका वो विरोध करते हो तो पूरा विरोध करो ना। ये रहा, एक मिनट ज़रा इसको ब्राइट कर देता हूँ तब ढंग से दिखेगा। भारत ने, आप पढ़ के बताइए। भारत ने की फिलिस्तीन की बड़ी मदद, $25 लाख की पहली किस्त जारी। बताइए, $25 लाख की पहली किस्त क्यों भेजी फिर फिलिस्तीन को? अगर आप फिलिस्तीन को मित्र राष्ट्र में नहीं रखते, शत्रु राष्ट्र में रखते, तो आपने $25 लाख की मदद क्यों भेजी? और अभी $175 लाख की मदद और जाएगी। टोटल $200 लाख की मदद जा रही है। क्यों भाई? किस लिए भेज रहे हो आप? उसने तो सिर्फ एक बैग टांगा है, आपने तो $25 मिलियन की मदद ही भेज दी। और उसके बाद नीचे खाद्य सामग्री भेजी है, टनों के हिसाब से सैकड़ों टन आप खाद्य सामग्री भेज चुके हो, कपड़ा भेज चुके हो, दवाइयाँ भेज चुके हो। क्यों भेज रहे हो? और सारे भक्त मंडली जो है आज वो ये इसको फिलिस्तीन को मुद्दा इसलिए करे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम एंगल है, और नेतन्याहू को सपोर्ट किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि नेतन्याहू मुस्लिमों से लड़ रहा है। अब उसी नेतन्याहू का सपोर्ट करते हुए आप ये भक्त कभी ये नहीं देखते कि नेतन्याहू जो है वो यहूदी आदमी है और यहूदी गौमांस खाते हैं। सारे के सारे इजराइल में गौमांस खाया जाता है, तब आपकी जबान नहीं खुलती। क्यों भाई साहब? आप गौमांस खाने वाले आदमी का सपोर्ट कर रहे हो और एक तरफ कहते हो गाय हमारी माता है, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ आपके लिए गाय माता है, लेकिन फिलिस्तीन में जो इसमें इजराइल में जो गाय खा जा रही है वहाँ आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी, और जो गाय खाने वाला है उसी की आप सपोर्ट कर रहे हो। कितने दोगले आदमी हो यार आप लोग। कुछ तो शर्म कर लो भाई, कुछ तो इज्जत कर लो, कुछ तो रहम कर लो, कुछ तो बेशर्मी कम करो। है इनका कोई जवाब इस चीज़ का? इनके पास नहीं होगा ना। बांग्लादेश में जो हो रहा था अभी, कुछ वहाँ पे चीज़ें हुई हैं और कुछ वहाँ पे हिंदुओं पे जो हमले हो रहे थे, शेख हसीना को यहाँ पे लाया गया, शेख हसीना को यहाँ पे रखा गया। इसके बाद वहाँ पे चीज़ें जो चल रही हैं, इसके लिए जो भारत सरकार को करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या क्या ऐसा करना चाहिए कि वहाँ पे चीज़ें हों, या वहाँ के खोले जाएँ गेट खोले जाए, या हिंदुओं को लाया जाए, या कुछ ऐसी भारत सरकार की योजना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारत का विरोध हो रहा है। बिल्कुल जी, ऐसी कोई भी काम भारत सरकार हमारी नहीं करेगी, क्योंकि भारत सरकार किसकी है? फिलहाल मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। उन्हें आग लगाए रखने में फायदा है, जब तक आग जलती रहेगी उनकी रोटियां सिकती रहेंगी। अगर वो इस मुद्दे को खत्म कर देंगे तो वोट किस मुद्दे पे मांगेंगे? आज पूरे देश में वोट किस मुद्दे पे मांगा जा रहा है? बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं और इसलिए हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, नहीं तो बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा, इसलिए हमारे पीछे आ जाओ। लेकिन क्यों नहीं रहे? अगर इस मुद्दे को उन्होंने सुलझा दिया तो वोट कैसे मांगेंगे? बता दीजिए। अगर आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की इतनी ही चिंता है तो करो ना बांग्लादेश पे आक्रमण की घोषणा। आज आप घोषणा कर दीजिए, अगले दिन बांग्लादेश घुटनों पे ना हो तो बात है आप में हिम्मत नहीं है। इंदिरा गांधी जैसा जिगरा कहाँ से लेके आओगे? 3 दिसंबर को युद्ध की घोषणा कर दी थी, 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं कर दी थी। 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं करी थी या नहीं करी थी? आराम से बोल दिया 2 मिनट रुक जाए शराबी आदमी। हाँ बिल्कुल, बताइए। नहीं, इस मुद्दे को सुलझाएंगे, क्योंकि मुद्दा सुलझ जाएगा तो वोट कहाँ से लाएंगे? मुद्दा सुलझ जाएगा तो वोट कहाँ से लाएंगे? वोट इसी चीज पे मांगेंगे, क्योंकि उनके लिए मरना ज्यादा जरूरी है लोगों का, बशर्ते उनके जिंदा रहना। वो लाशों की राजनीति करते हैं, लाशों पे वोट मांगने वाले लोग हैं। जैसे आपने 2019 में देखा था, पुलवामा हत्याकांड हुआ, पुलवामा के नाम पे, शहीदों के नाम पे वोट मांगा, संविधान में भी नहीं है, चुनाव आयोग की साफ साफ गाइडलाइन है, शहीदों के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। लेकिन मोदी जी ने फिर भी कहा कि आपका पहला वोट देश के शहीदों के नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप हमें इस बारे में वोट दोगे या नहीं दोगे? साफ मांगे। उन्होंने को चाहते थे ना वो, इस मुद्दे को उन्होंने भुनाया, जिसकी वजह से उन्होंने 303 सीटें हासिल हुई, वरना तो उनका बंडल गोल था उसी में 2019 के चुनावों में ही बंडल गोल था उनका।
लेकिन ये विपक्ष की कमजोरी भी है कि वो जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या केंद्र सरकार की विफलताएं हैं, नाकामियां हैं, उसको जनता तक, ग्राउंड तक क्यों नहीं विपक्ष पहुंचा पा रहा? देखिए जनता तक तो वो पहुंच रही है, आप इसको विफलता कह रहे हो, विपक्ष की, ये विपक्ष की विफलता नहीं है, ये सत्ता पक्ष की सफलता है। उन्होंने अपने तमाम मीडिया चैनल्स को चाटुकार बना के, विपक्ष की आपने कभी भी आपने सुना होगा कि उन्होंने विपक्ष की बड़ाई करी नहीं होगी। जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी सवाल उठाना है वो विपक्ष से सवाल उठाएंगे, वो सत्ता पक्ष से सवाल कभी नहीं उठाते। जो काम पहुंचाना मीडिया का काम होता है। मीडिया ने आज आपने फिलिस्तीन की बात उठाई, मैं सुबह से शाम तक देख रहा हूँ, रूबी का चैनल है, तो उनके नाम लेना ही पड़ेंगे, तो रूबी का है, लियाकत है, अमन चोपड़ा है और तमाम वो अमीश देवगन वगैरह जितने भी ये सारे चैनल वाले हैं, सब चैनल वालों ने उस पर प्रियंका गांधी की आलोचना करी है। किसी एक चैनल वाले ने ये क्यों नहीं पूछा कि भाई मोदी जी वो तो एक सिर्फ बैग टांग के घूम रही है, आपने $200 मिलियन की मदद फिलिस्तीन के लिए क्यों घोषित करी, आपने $25 मिलियन की मदद क्यों भेजी? तो ये काम मीडिया का है ना। जनता तो इस बात को समझ रही है, लेकिन जनता की आवाज़ उठाने वाला जो मीडिया है वो आज मौन है। वो एक सरकारी मीडिया बन चुका है, सरकारी भोपू बन चुका है। मीडिया की जो दुर्दशा आज की डेट में हुई, 180 देशों में हमारा मीडिया का 163वां स्थान हुआ पड़ा है। वो किस वजह से हुआ है? वो इसी वजह से हुआ पड़ा है। आप मीडिया की वकालत करते हो, मीडिया ने, आप कौन से चैनल को आपने सवाल उठाते हुए देखा? किसी भी चैनल को सवाल उठाते हुए सुबह से मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी भी एक चैनल ने किसी भी सत्ता पक्ष से सवाल पूछा हो कि प्रियंका गांधी तो बैग लेके घूम रही है, आपने $200 मिलियन की मदद की घोषणा क्यों करी थी फिलिस्तीन को? अगर फिलिस्तीन गलत है तो गलत है, तो गलत है ना। हाँ, गलत है तो गलत है तो गलत है। और आप साफ साफ ये बात क्यों नहीं घोषित करते कि फिलिस्तीन शत्रु राष्ट्र है या मित्र राष्ट्र है? आप घोषित करिए, अगर फिलिस्तीन शत्रु राष्ट्र है आप घोषित कर दीजिए, गजट में नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, फिलिस्तीन हमारा शत्रु राष्ट्र है, बात खत्म। फिर अगर हम फिलिस्तीन की बड़ाई करें, फिलिस्तीन की हैसियत अगर उसको हम करें, सपोर्ट करें, तो हम गलत हैं। और इसी बात पे अपने पूर्ववर्तियों को ध्यान करो थोड़ा सा। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो फिलिस्तीन से मैत्री के समर्थक थे या नहीं थे? फिलिस्तीन को सपोर्ट करते या नहीं करते थे ना। तो फिर इन्होंने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो हो रहा था उसे भी जीरो कर दिया। इन्हें सिर्फ मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, एको मस्ती द्वितीय नास्ती, ये हालत है मोदी जी की आज की डेट। अच्छा, एक चीज़ और है, जब ये सत्ता में आने के बाद, अब की बार जो लोकसभा या विधानसभा 2022 जीतने के बाद, उत्तर प्रदेश में ये मस्जिद मंदिर वाला बड़ा चल रहा है। पहले बनारस वाला हुआ, फिर इसके बाद संभल हुआ, इसके बाद अब पता लग रहा है जामा मस्जिद के लिए भी कुछ कह रहे थे या और दूसरे जगह के लिए कह रहे थे। ये ऐसी चीज़ें क्यों बार बार उठ के आ रही हैं? जब पर 1992 शायद 1991 वार्षिक एक्ट की, आप वही बात में आ रहा था। रोज सुबह मोदी जी उठते हैं तो मोदी जी की तस्वीर वायरल होती है, संविधान को आंखों से लगाते हुए, माथे से लगाते, मैं संविधान का रक्षक हूँ, मैं संविधान का सम्मान करता हूँ, और उसी संविधान की धज्जियाँ आपके लोग उड़ा रहे होते हैं, तब आपकी आवाज़ ही नहीं निकलती। क्यों? 1991 वार्षिक एक्ट संविधान में शामिल है ना, तो फिर आप उसका क्यों दुरुपयोग कर रहे हो? क्यों उसके जाके आप एप्लीकेशन दायर कर रहे हो? और बार बार ये मुद्दा उठाने का इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, राम मंदिर जब तक मुद्दा उठता रहा, आप याद करिए इस चीज़ को, 14 से पहले राम मंदिर इनके मैनिफेस्टो में शामिल था, 2019 के मैनिफेस्टो में शामिल था हम राम मंदिर बनाएंगे। 2019 में 5 अगस्त को फैसला आ गया था, राम मंदिर के पक्ष में कोर्ट ने फैसला दे दिया। उसके बाद इन्होंने मंदिर निर्माण नहीं करा, धीरे धीरे इन्होंने शुरू करा। 19 का चुनाव तो जीत गए थे। अब पिछले साल इन्होंने 2023 में 22 जनवरी को इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करी थी। उसके बाद जो है आधे अधूरे मंदिर के जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई थी। उसके बाद इन्होंने देखा कि हमने तो इस मुद्दे को उठा लिया, राम मंदिर के नाम पे हम 400 सीट पार कर जाएंगे। लेकिन 400 सीट पार छोड़ो, ये तो पिछली बार की जो 303 का आंकड़ा था वो भी नहीं छू पाए, घुटनों पे आ गए। और जो रामायण सर्किट था, जिसे रामायण सर्किट कहने की बात करी जाती है कि जिसमें अयोध्या शामिल है, जिसमें वो इलाहाबाद के वो चित्रकूट शामिल है, जो 7 लोकसभा सीटें थी, सातों के सातों पे इनको हार झेलनी पड़ी। अब उसके बाद जब इन्हें दिख गया कि मुद्दे तो उठाए जाते हैं और जब उन मुद्दों का खत्म कर दिया है तो हमें वोट नहीं मिलने वाले, अब सेम चीज़ ही अभी दोबारा से फिर उठा रहे हैं। कभी संभल का मुद्दा, कभी इसका मुद्दा, कभी उसका मुद्दा, कि शायद इन मुद्दों को उठा के फिर से हिंदू गोल बंद हो जाए, फिर से हमें वोट मिलना शुरू हो जाए। और इसके अलावा इसके पीछे कोई रणनीति नहीं है। जय हिंद। शर्मा जी बढ़िया बोल रहे हैं।